हिमाचल सरकार में लोक निर्माण और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रदीप वर्मा जी और गोपाल शर्मा जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा जी, करमचंद अध्यक्ष ब्लॉक समिति जी, प्रकाश कमल उपाध्यक्ष ब्लॉक समिति, चंद्रशेखर शर्मा जी जो पूर्व में हमारे ब्लॉक अध्यक्ष थे, पीसीसी के सचिव, वनीता वर्मा जी, सभी मंच पर आए हमारे सम्मानित पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सभी लोग। सबसे पहले तो मैं आपको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चालीस साल पहले मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुन्नी आया था। तो मैं स्कूल में पढ़ा करता था और छोटा शिमला स्कूल से डिबेट डिक्लेमेशन कंटेस्ट था। मैं उसमें भाग लेने के लिए जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ा करता था तब मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुन्नी आया था। और सुन्नी के सबसे बड़ा ग्राउंड हुआ करता था और हॉकी में हमेशा अव्वल रहा करता था। तो बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, बहुत पुराना संबंध है सुन्नी के लोगों के साथ। मैं आपको आज जब मैं मुख्यमंत्री के तौर पर आपके पास आया हूं, रास्ते में विक्रमादित्य सिंह जी से मेरी बात हो रही थी तो वो चर्चा कर रहे थे कि सुन्नी एक अलग से टापू है। हम हेलीकॉप्टर से देख रहे थे और यहाँ कुछ मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान तो पिछले हमारे नेताओं ने किया, लेकिन अभी भी कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जिनकी सुन्नी के लोगों को, कुरसों के लोगों को, साथ लगे क्षेत्र को बहुत अधिक जरूरत है। और ये मैं बात जानता हूं क्योंकि सुन्नी एक ऐसा क्षेत्र है, बीच में एक ऐसा टापू है जहां सभी लोग आते हैं। अब इसमें किस प्रकार से हमने आगे बढ़ना है, मेरा इनसे उस दृष्टिकोण से चर्चा हुई है। मैं कुछ बातें आपके साथ कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसा तबाही का मंजर हमने अपने जीवन काल में पहले कभी नहीं देखा। फिर भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल की जनता का, हिमाचल के प्यारे बच्चों का, युवा पीढ़ी का, सरकारी कर्मचारियों का, पेंशन भोगी कर्मचारियों का, किसान का, महिला मंडलों का, कि सबने एकजुटता का परिचय दिया। और जो मैंने आपदा राहत कोष बनाया उसमें आज तक का सबसे बड़ा आजादी के बाद का दान इकट्ठा हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ कि छोटे छोटे बच्चे अपने गुल्लक में पैसा लेकर मेरे पास आए। मैंने उन प्यारे बच्चों से पूछा कि कितने पैसे होंगे इस गुल्लक में। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता, पर कुछ 500 के नोट भी होंगे, कुछ 100 के नोट भी होंगे। मैंने पूछा कितने साल से आप जमा कर रहे हैं? कहा पिछले 7 साल से इसमें जमा कर रहे हैं, 4 साल से जमा कर रहे हैं, 3 साल से जमा कर रहे हैं।
और जब उन्होंने मुझे दान दिया तो मैंने उनसे पूछा कि ये दान किस चीज के लिए दिया है। कहते जो भारी बारिश से नुकसान हुआ है, जिनके घर टूट गए हैं, उनके घर बनाने के लिए जो हमारे पास हो सकता है वो हम दान के रूप में दे रहे हैं। और इस स्थिति को भांपते हुए हमने फैसला किया कि तकरीबन 16,000 घर को हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ है। 3,500 घर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 16,000 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई जगह तो है, नाम पर भी जगह है, पर घर बनाने के लिए जगह नहीं है। उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए पूरे हिमाचल प्रदेश का जब मैंने आपदा क्षेत्रों का दौरा किया तो मैंने पाया हिमाचल में एक भी घर बनाना हो, पूरी जिंदगी की कमाई उसमें लग जाती है। पाई पाई जोड़कर आदमी अच्छा घर बनाने की कोशिश करता है, और इस आपदा ने उन लोगों को बेघर कर दिया कि वो कहीं के नहीं रहे। सबसे पहले तो हमने उन्हें राहत शिविरों में रखा, फिर कहा कि जहां भी आपदा प्रभावित लोग हैं उन्हें गांव में 5,000 रुपये किराए का मकान और शहर में 10,000 रुपये किराए का मकान लेने की अनुमति दी। क्योंकि हम आम आदमी की पीड़ा को जानते हैं, गरीब आदमी की पीड़ा को जानते हैं। आप जैसे परिवारों से उठकर हम राजनीति कर रहे हैं, और आज मैं इस राजनीति के द्वारा आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। और हमने जब पैकेज बनाया तो मैंने खुद सोच विचार किया इस पैकेज का। मैं रात को हर चीज जो मेरे दिमाग में आती थी मैंने उसको लिखा, और जब मैंने अपनी बात को अधिकारियों के सामने रखा तो उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली से कोई मदद नहीं मिल रही है, कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं मिल रहा है, न ही राष्ट्रीय आपदा घोषित की जा रही है। मैंने कहा ये विपदा उन 16,000 परिवारों की जानो जो घर से बेघर हो गए हैं, जिनका घर भी आंशिक रूप से टूट गया है, उसके लिए ये स्पेशल रिलीफ पैकेज लाना जरूरी है। तो 5,000 रुपया जो घर टूट जाता था सरकार की तरफ से मिलता था। मैंने कहा कि अगर एक दीवार टूट गई वो 5,000 में नहीं लगेगी, वो पूरा मकान हिल जाएगा। उसको हमने बढ़ाकर जो रिलीफ मैन्यूल केंद्र सरकार का आज भी है, हिमाचल प्रदेश सरकार का भी है, हमने स्पेशल रिलीफ मैनुअल बनाया और 5,000 से बढ़ाकर उसको 1 लाख रुपया किया। यही नहीं, जिसका घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता था, कई पंचायत के प्रधान बैठे हैं, उसको 1,30,000 रुपया मिलता था। अब 1,30,000 में आजकल घर नहीं बनता। हमने कहा, अधिकारी बोले कि इसमें हम डबल कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं। मैंने बोला उससे घर नहीं बनेगा। 1,30,000 से बढ़ाकर मैंने सीधा पूर्णतः क्षतिग्रस्त होकर घरों को 7 लाख रुपए देने का प्रावधान किया, और जिसकी पहली किस्त उनको 3 लाख रुपए के रूप में कुल्लू और मंडी में हमने वितरित भी कर दी है। और ये भी कहा कि जहां वो घर बनाने जाएगा वह पानी का नलका उनको मुफ्त में दिया जाएगा, बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिया जाएगा, और सीमेंट की बोरी 280 रुपए प्रति बैग के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी, जो सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब उनका पुनर्वास का काम है और हम उस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आकर राजनीति ही करते हैं और हमेशा जनता को ठगते आ रहे हैं। जब विपदा आई, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, चाहे वो कोई भी था, विक्रमादित्य, मुकेश अग्निहोत्री, सब लोग सड़कों में थे। मैं खुद
रात के 2-2, 3-3 बजे तक सड़कों पर रहा हूं, रिपोर्ट करता रहा हूं और जनता से ये पूछने की कोशिश करता रहा हूं कि आपको तकलीफ क्या है। आप जानते हैं कि जब बिजली चली जाती है पहाड़ में तो वो हफ्ते भर तक तो लाइनमैन ही ढूंढने को नहीं मिलते थे। जब कुल्लू में बिजली चली गई, पूरा जिला में बिजली चलेगी, सड़कें तबाह हो गई, पानी आना नलकों में बंद हो गया, हमने 48 घंटे में कुल्लू जिला में पानी भी उपलब्ध करवाया, बिजली भी उपलब्ध करवाई और सड़कें भी उपलब्ध करवाई। ये सरकार की कटिबद्धता है, ये सरकार का जिम्मेवारी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं। और ये लोग क्या कह रहे थे, इन्हें राजनीतिक रोटियां सेकने की लगी हुई थी। ये लोग कह रहे थे विधानसभा का सेशन बुलाओ, हम चर्चा करना चाहते हैं, ये जो आपदा आई है इस आपदा के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं। मैंने उस समय भी कहा कि इस समय राजनीति करने का समय नहीं है, इस समय उन विपदा पड़े परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का समय है जो जिनका सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन ये लोग हर दिन राजनीतिक बात करते रहे और विधानसभा सेशन बुलाने की बात करते रहे। हमने विधानसभा सेशन बुलाया और जब विधानसभा का सेशन बुलाया हमने कहा भी अब चर्चा कर लो, और चर्चा करने की बात आई तो 3 दिन तक चर्चा करते रहे। हमने कहा कि अब हिमाचल की जनता के साथ खड़ा होने का समय है। ये जो संकल्प हम लाए हैं, इस संकल्प के माध्यम से हम भारत सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि कम से कम हमें राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, जैसे कि भुज और उत्तराखंड में घोषित की थी। यही नहीं, और स्पेशल रिलीफ पैकेज दिया जाए। ये हमारे साथ हिमाचल की जनता के साथ नहीं खड़े हुए, ये चुपचाप बैठे रहे। 3 दिन तक तो बड़ी चर्चा में भाग लिया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन जब खड़े होने की बात आई तो हिमाचल के लोगों के साथ जो आपदा प्रभावित परिवार थे उनके साथ खड़ा होने से इन लोगों ने इनकार कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं। और हमने उन परिवारों को 3 महीने में ही 7 जुलाई को आपदा आई और हमने 30 सितंबर और आज पिछले कल ही हमने उन्हें पुनरुत्थान और पुनर्वितरण के पैसे भी दे दिए। और अब हम केंद्र सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं, आपने हमें रिलीफ पैकेज नहीं दिया, ना आप रिलीफ देंगे, लेकिन जो हमारा क्लेम बनता है 10,000 करोड़ में जो हमारा क्लेम बनता है, 3,000 करोड़ के करीब हमारा क्लेम बनता है जो केंद्र सरकार के नियमों के तहत भरा गया है, उस क्लेम को तो अब जल्दी से जल्दी दे दीजिए, जिसमें हमारा अधिकार है, हमारे टैक्स पेयर के पैसे हैं जो सभी सरकारों को मिलता है। ये बात हम उनसे हमने कहा है। इसी तरह 11 महीने पहले आपने हमको दोबारा हमें कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आप लाए। आपकी उम्मीदों के सहारे हमने सोचा कि हिमाचल में एक ऐसी व्यवस्था लाएंगे जहां शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य का स्तर अच्छा होना चाहिए। ऐसा बेड़ा गर्क किया पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने। ये सच्चाई है। स्कूलों में टीचर तक नहीं थे, 900 स्कूल खोल दिए, नोटिफाई कर दिए, लेकिन टीचर नहीं है। और आज हमसे उम्मीद कर रहे हैं, हम तो अच्छा करेंगे ही, लेकिन शिक्षा के स्तर में जो क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए था, हम दूसरे स्थान से खिसक कर 17वें स्थान पर पहुंच गए इनके 5 साल के इतिहास में। जहां साइंस की क्लासेज है वहां साइंस का टीचर नहीं है, जहां मेडिकल की क्लासेज है वो मेडिकल का टीचर नहीं है। हमने तुरंत प्रभाव से 900 स्कूल बंद किए,
और हमने कहा आने वाले समय में हम ऐसे स्कूल खोलेंगे जहां बच्चों को गर्व महसूस होगा। अभी लोग बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, ऐसे स्कूली व्यवस्था को हम लाने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में आप खुश होकर अपने बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के रूप में नई शिक्षा प्रणाली को, नई शिक्षा की क्वालिटी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे 1-2 साल में वो सब चीजें धरातल पर आने वाली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्राइमरी के स्कूल है उनको एक 5 अच्छे टीचर देकर उनकी बेसिक क्वालिटी एजुकेशन को भी इम्प्रूव किया जाए। अभी हम एक और योजना ला रहे हैं जिसमें सरकारी अधिकारी भी, जितने भी सरकारी अधिकारी है वो भी शिक्षा संस्थानों में जाकर बच्चों से इंटरेक्शन करे। हमारा सरकार इस पर भी विचार कर रही है। हेल्थ के मामले में बता दें आपको, सिविल हॉस्पिटल खोल दिया, प्राइमरी हॉस्पिटल खोल दिया, नोटिफाई कर दिया, डॉक्टर नहीं आया क्योंकि इलेक्शन के समय खोले, खुश होकर बोर्ड भी डाल दिए। ऐसा संस्थान क्यों खोलना जहां डॉक्टर ही ना आए। और मेरी विक्रमादित्य जी से जब बात हुई तो मैंने कहा कि आप अपना एक इंस्टीट्यूशन बताइए जिसको अपने आदर्श स्वस्थ संस्थान बनाना है। उन्होंने कहा सुन्नी को मैं बनाना चाहता हूं और 50 बेड से मैं इस हॉस्पिटल को 100 बेड करने की योजना करता हूं। वो इसलिए भी, इसमें अगर हमने खोलने का है, अभी 4-6 महीने लगेंगे, जल्दी नहीं करना आपने, ये आपने बोला। अगर मैंने खोलूंगा तो उसमें डॉक्टर पूरे होने चाहिए, गायनी का डॉक्टर होना चाहिए, सर्जरी का डॉक्टर होना चाहिए, आइज का डॉक्टर होना चाहिए, ताकि आपको सही समय पर अपनी बीमारी का पता लग सके। अब बोल दिया, नोटिफाई हो गया कि 100 बेड का हॉस्पिटल है और डॉक्टर देखिए तो 2 ही है। स्टाफ नर्स से काम चल रहा है या लेबोरेटरी टेक्नीशियन से वही देख के दवाई दे रहा है। तो हम यहाँ आने वाले समय आदर्श स्वच्छता संस्थान बनाकर यहाँ सभी डॉक्टरों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। पिछले दिनों भी मैंने कुछ यहाँ डॉक्टर आपने मुझे बोला था और हमने वो डॉक्टर यहाँ भेजे थे। एसडीएम ऑफिस की बात कही, अभी तक हमने कहीं कोई भी नहीं खोला, घोषणाएं जरूर की है, लेकिन उसको भी यहाँ खोला जाएगा, लेकिन आने वाले समय में खोला जाएगा। उसके लिए आपको थोड़ा समय हमें देना पड़ेगा। शोगी में इन्होंने हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी का सब डिवीजन ऑफिस खोलने की बात की है। ये दोनों खोले जाएंगे, लेकिन थोड़ा आपने मुझे समय देना। अभी कहीं भी नहीं हमने खोले। मैं अभी पालमपुर भी गया, वहां भी वीडियो ब्लॉग खोलना था। हम इसको अगले फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल में जो शुरू होता है उसमें बजट का प्रावधान करके आगे इसको खोलने का प्रावधान करेंगे। और जब आपका एसडीएम ऑफिस खुलना है तो उसके लिए मिनी सचिवालय होना जरूरी है, कंबाइंड ऑफिस होना जरूरी है। पहले हम उस बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे ताकि वो जल्दी बने, उसके बाद उसमें एसडीएम ऑफिस खोलेंगे तो उस मिनी सचिवालय को जितना भी पैसा लगेगा हमारी सरकार उसको उपलब्ध करवाएगी और आने वाले समय में उसका शिलान्यास भी किया जाएगा ताकि वहां एसडीएम ऑफिस हम खोल सके। तो ये 3 मांगे तो आपकी प्रमुखता से थी। और ट्रांसपोर्ट का तो बहुत अच्छा बस स्टैंड बना है, बसें वहां बहुत चलाएंगे ये मंत्री जी। ये इसलिए क्योंकि सरकार भी है वो बजट के हिसाब से चलती है। जैसे आपका हर परिवार का बजट होता है, जैसे हमारे परिवार का बजट है, आपके परिवार का बजट है। अगर 5,000 रुपया आना है तो 5,000 के अंदर 10,000 रुपया खर्चा हो जाए तो उधार सकते हैं, उठाते ना उधार। तो हमारी आय है 100 रुपया और हम खर्चा कितना कर रहे हैं 250 रुपया, यानी कि 150 रुपया हम उधार चक रहे हैं। और जब ज्यादा उधार चक ले तो क्या होता है, कुर्की होती है। क्या होता है,
तो हमारी अभी क्या स्थिति है? कुर्की वाली स्थिति है हमारी सरकार की। हम उस कुर्की में नहीं जाना चाहते, हमें उस कुर्की से निकलना है। हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सके। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारे पास आत्मनिर्भर बनने के संसाधन क्या है। विक्रमादित्य जी ने कहा कि अभी सुन्नी में डैम बना, लूरी में डैम बन रहा है, नदौन के धौला सिंध में डैम बन रहा है। यहां लाटा रखा ही नहीं है। जो पिछली सरकार थी उन्होंने कैसा समझौता किया। आप लोगों की डेवलपमेंट के लिए जो लाटा का हमने लगाया था वो भी नहीं रखा। जो सरकार को जीएसटी आना था वो भी नहीं रखा। जो फ्री रॉयल्टी आनी थी, जो फ्री रॉयल्टी 12% हमको मिलती थी, 12, 18, 30 और 40 साल बाद प्रोजेक्ट, वो भी नहीं रखा। और इन प्रोजेक्टों को कहा कि आप हमको 4% फ्री रॉयल्टी देंगे और 40 साल बाद आप 25% हमें फ्री रॉयल्टी देंगे। अगर इस रॉयल्टी को 40 साल में कैलकुलेट किया गया तो 40 साल तक हमें सिर्फ 5% रॉयल्टी मिलेगी। मुझे जब इस चीज का पता लगा, मैंने तुरंत अधिकारियों की बैठक बुलाई और मैंने कहा या तो HABNL हमारी जो शर्तें हैं 12%, 18%, 30% और लाडा, ये हमें उपलब्ध करवाए, वरना हम इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। हम इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर लेंगे। हमारे नोटिस के खिलाफ ये हाई कोर्ट चलेंगे। देना नहीं चाहते हिमाचल का जल, जो हमारा रॉ मटेरियल है। ये पानी हमारा रॉ मटेरियल है। जब इससे बिजली बनेगी तो ये फिनिश गुड होगा और हम अपने रॉ मटेरियल संसाधनों को ऐसे लुटे नहीं देंगे। हाई कोर्ट ने बोला कोई कोरेसिव एक्शन नहीं होना चाहिए, कोई कठोर एक्शन नहीं होना चाहिए। और पिछले दिनों जब भारत सरकार के पावर सेक्रेटरी ने मीटिंग बुलाई, वहां भी इन लोगों ने ये स्टैंड रखा। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, हिमाचल के लोगों के अधिकार अगर आप सुरक्षित रखेंगे तो ये प्रोजेक्ट मिलेगा। अगर हिमाचल के लोगों के अधिकार ये सुरक्षित नहीं रखेंगे तो सरकार इन्हें टेक ओवर कर लेगी। इसे कोई नहीं रोक सकता। हम कोर्ट में भी एफिडेविट देने जा रहे हैं, चाहे जितना मर्जी खर्चा कर दिया। एक तो पूछा भी नहीं, MOU किया, इंप्लीमेंट एग्रीमेंट से पहले पूछा तक भी नहीं कि हम काम स्टार्ट कर दें। तब हिमाचलियों को पूछना भी नहीं, देना भी कुछ नहीं, तो हमारे को किस चीज की इन्वेस्टमेंट लेनी है? अगर आपने हिमाचल को कर्जे के बोझ से निकालना है तो दो चीजें हमारे पास है, एक पानी और एक टूरिज्म। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा बहुत अनाज अपने खाने के लिए होता है। इसीलिए हमने नीतियों में परिवर्तन किया है और हमने कहा है कि 4 साल में हम अपनी अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाएंगे। आज हिमाचल के लोग चंडीगढ़ में जाके छोटे छोटे काम कर रहे हैं, 10,000, 15,000 का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारे संसाधन थे वो हम लुटाते जा रहे हैं। हमने उनसे सोचा भी नहीं कि इस पानी से हम ही बनाए ताकि गरीब आदमी का भला हो सके। हमने इस साल नीतियों में परिवर्तन किया है और मैं इसीलिए दावे से हर जगह एक बात बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को 4 साल में पटड़ी पर लाएंगे। 4 साल में और 10 साल में 10 साल में से 10 महीने बीत चुके हैं। अब 10 साल में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य बनेगा। हम अपनी नीतियों के द्वारा ये परिवर्तन लाने जा रहे हैं। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं आजकल। बस किस कुर्सी मिल जाए, ये कुर्सी के लिए कुछ भी कहने को तैयार है। हमने कई बार कहा है, हम कुर्सी के लिए नहीं आए हैं, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। जहां आम आदमी को न्याय मिले, गरीब आदमी को न्याय मिले, किसान को न्याय मिले, महिलाओं को सम्मान मिले और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले।
आम आदमी को अच्छा हेल्थ सिस्टम मिले, इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे पूरे आपके जितने भी लोग हमारे यहाँ बैठे हैं, दिसंबर तक आपको हेल्थ का एक कार्ड मिलने वाला है। आप कहीं भी जाएंगे चेक करवाने के लिए, अगर आप सुन्नी में चेक करवाएंगे और उस पर्ची को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं होगी, उसमें जो लिखा होगा, उसके बाद आप आईजीएमसी शिमला में जाएंगे, बिलासपुर में एम्स में जाएंगे, आपको पर्ची और कागज ढोने की जरूरत नहीं, आप अपने नंबर बताएंगे, आपका पूरा हेल्थ सिस्टम का रिकॉर्ड आ जाएगा। हमारे लोग उस दृष्टि से आपकी सेहत के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये हम कुछ चीजें आपके साथ दशहरे के शुभ अवसर पर ये भी कहना चाहते हैं, आपको विश्वास रखना है। 1-2 साल में चीजें धरातल पर आएगी और जब धरातल पर आना शुरू होगी 2-3 साल में, आप फख्र महसूस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अपनी पुनः उसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है जिस व्यवस्था को तहस नहस पिछली बीजेपी सरकार ने कर दिया था। इसलिए मैं बड़े आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, अगर बच्चा आज एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं, 5वीं का बच्चा दूसरी क्लास का सिलेबस ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है, ये हाल कर दिया इन लोगों ने, ये हाल इन लोगों ने कर दिया। 5वीं का बच्चा दूसरी क्लास की ढंग से क्लास नहीं पढ़ पा रहा है, गांव में ऐसा हाल कर दिया है। तो इसको भी तो सुधार लाना है। इस सुधार में हमने बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहे हैं, लेकिन परिवर्तन तब हो सकता है जब जनता हमारे साथ खड़ी हो। हम जनता से उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ खड़े होइए। 4 साल बाद आप उसको चाहेंगे कि हमने ये परिवर्तन किया है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं माननीय विक्रमादित्य जी ने ये आके अभी भी आपकी चिंता कर रहे हैं और ये मेरे से ज्यादा जानते हैं कि कितने पैसे मेरे पास है। अब ऐसा है ना, पैसे नहीं है, अब ये मेरे से ज्यादा जानते। रोज तो ये मुझसे लड़ते हैं कि मेरा इतने करोड़ आपने एलओसी काट दिया। और इन्होंने जो कहा है, जब हम एसडीएम का शिलान्यास करने आएंगे तो कुछ मांगे उस समय के लिए हम रखते हैं। और जो बसेस के बारे में कहा, उस बसेस के बारे में मैं विचार करूंगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, सुन्नी के लोग अब टूरिज्म की तरफ भी जाइए। शिकारा, और इसके लिए हम आने वाले समय में जब बजट आएगा, शिकारा बनाने के लिए हम सब्सिडी देंगे। टूरिज्म का ये सब आपकी नई स्कीम और नई योजनाओं की तरफ भी जाइए। अभी नई योजनाएं आने वाली है, आप हमारे बजट को पढ़िए, उसमें 50% तक की सब्सिडी दी हुई है। तो ये सब चीजों की तरफ आप जाना, यही मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। आपने हमारी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।